हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा पर और अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम पर मेरा पता है, आप वहां मुझसे जुड़ सकते। चलिए, आज हम पहली बार बेयर एक्ट से नहीं पढ़ेंगे। तो जब बेयर एक्ट, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं अभी राष्ट्रपति वाले में, हमने सारे बेयर एक्ट से चीजों को देख लिया है, लेकिन अब आप लोग क्योंकि बेयर एक्ट देखने की आदत हो गई होगी तो हो सकता है आप लोग को लगे कि बेयर एक्ट बीच बीच में देखना जरूरी है। तो अगर आपको ऐसा लगेगा तो आप मुझे कमेंट में लास्ट में बता दीजिएगा, तो मैं कल से फिर से बेयर एक्ट वाला हिस्सा ऐड कर दूंगा। आज हम लोग मेन पॉइंट पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहली बात यह है कि प्रधानमंत्री, हमने पहले ही पढ़ा था कि राष्ट्रपति जो होता है वो वास्तविक प्रमुख नहीं है, हेड ऑफ स्टेट है, लेकिन जो सरकार का प्रमुख है जिसमें वास्तविक कार्यकारी शक्तियां हैं, वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में ही निहित है, ठीक है। जबकि जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का प्रमुख है, तो उसमें वास्तविक कार्यकारी शक्तियां निहित नहीं है। तो पहला तो यही एक बड़ा अंतर है प्रधानमंत्री में और राष्ट्रपति में। प्रधानमंत्री के बारे में आपको ये बात पहले ही पता है कि राष्ट्र सरकार का प्रमुख है ये, और हेड ऑफ स्टेट अगर हम कह रहे हैं प्रेसिडेंट को, तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, और प्राइम मिनिस्टर ही वास्तविक रूप से कार्यकारी शक्तियों को रखता है, वास्तविक प्रमुख है। आर्टिकल 74 और 75 जो हम पहले ही देख चुके हैं, आर्टिकल 74 और 75 के बारे में प्रधानमंत्री का जिक्र है। साथ ही 78 में हमने देखा था राष्ट्रपति वाले में, जो बेयर एक्ट में हम देख चुके हैं कि 78 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति से संबंधित प्रधानमंत्री के क्या दायित्व हैं, वो भी हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। 74 क्या कहता है? मंत्रिपरिषद किसकी सलाह के लिए है? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, उसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, यही कहता है। और आर्टिकल 75 क्या कहता है? कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो मेनली प्रधानमंत्री के बारे में यही दो बातें हैं जो आपको समझनी है। पहला कि मंत्रिपरिषद को का काम क्या है? सलाह देना। किसको? राष्ट्रपति को। आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 75 कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, यानी प्रधानमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो सवाल है कि क्या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा? ऐसा लिखा है तो किसी को भी उठा के नियुक्ति कर देगा, या उसका कोई प्रोसेस होगा? उसका प्रोसेस क्या होगा? आम चुनाव होगा। लोकसभा का जब इलेक्शन होगा तो जिस दल को स्पष्ट बहुमत मिला होगा उसके नेता को राष्ट्रपति बुलाएगा कि भाई आके अपना बहुमत साबित करके लोकसभा में और सरकार बना लीजिए, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि स्पष्ट बहुमत ना मिले। जब स्पष्ट बहुमत नहीं होगा तो क्या होगा? तो हमने देखा था कि राष्ट्रपति के डिस्क्रिशन में देखा था, विवेकाधीन शक्तियों में देखा था, जहां वो अपने विवेकाधीन स्वतंत्रता की मदद ले सकता है, उसका उपयोग कर सकता है कि अगर कोई भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, उस कंडीशन में, जैसे हमने एक लंबे समय तक ये देखा है कि हमारे यहाँ गठबंधन की सरकारें बनी, कई सारी पार्टियां जब मिल जाती हैं तो उसको क्या कहते हैं? गठबंधन की सरकार कहते हैं। मिलकर जब सरकार बनाती हैं तो ये इस तरह का गठबंधन किस किस तरीके का हो सकता है? एक तो हो सकता है कि भाई इलेक्शन के पहले ही कई सारी पार्टियां मिल गई, ठीक है, एक साथ आ गई, तो उसको कहेंगे चुनाव पूर्व गठबंधन। दूसरे तरह का गठबंधन हो सकता है कि इलेक्शन हो गया है और कुछ पार्टियां आपस में जुड़कर बहुमत साबित करने के प्रयास में लगी हों, तो चुनाव के पश्चात का गठबंधन है, पोस्ट इलेक्शन कोएलिशन कहेंगे इसको, ठीक।
आज हम केवल समझ बना रहे हैं, बाकी हम जब तक पूरा मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे तब जाकर चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो राष्ट्रपति इस प्रोसेस के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। यानी प्रधानमंत्री जिस जिस व्यक्ति को बोलता है कि इनको ये मंत्री बनाना है, इनको ये मंत्री बना रहे हैं, उसको मंत्री बना दिया जाता है। तो जिस भी दल को स्पष्ट बहुमत मिला है उसके नेता को राष्ट्रपति आमंत्रित कर लेता है। लेकिन जब भी स्पष्ट बहुमत नहीं रहता, यदि किसी के पास भी नहीं है, तो राष्ट्रपति वहां विवेकाधीन स्वतंत्रता की मदद लेता है और क्या करता है, वो प्रधानमंत्री को के लिए देखता है कि किसको बुलाया जा सकता है। तो इसमें हम सरकारिया आयोग के क्या रिकमेंडेशन है, पंछी कमीशन के क्या रिकमेंडेशन है, ये हम बाद में पढ़ेंगे कि क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि संविधान इस बारे में मौन है। संविधान ने कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं दिया है कि किस क्रम में बुलाना है। तो इस पर आयोग बने हैं और आयोग ने अपने रिकमेंडेशन दिए हैं। वो रिकमेंडेशंस कितना इंप्लीमेंट होता है, कितना नहीं होता है, इसको भी देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना समझिए कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति ऐसे ही नहीं कर देता, बल्कि चुनाव के आधार पर जिसको सबसे अच्छा वोट मिला होगा, जिसको लोकसभा में बहुमत हासिल होने की संभावना होगी, उसी को बुलाता है। ठीक है। हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया, दिल्ली हाईकोर्ट ने, और कहा कि प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पहले ही बहुमत साबित करने की बाध्यता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपकी किताब में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि पहले लोकसभा में जाकर बहुमत हासिल कीजिए, उसके बाद आपको बतौर प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे, बल्कि प्रधानमंत्री नियुक्ति हो जाएगी, अब बहुमत साबित करना है, उसके लिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को 1 महीने का वक्त दे देंगे कि भाई अपनी पार्टी का बहुमत, मेजॉरिटी, लोकसभा में विश्वास जो है उसको साबित कीजिए। तो आप लोकसभा में अपना बहुमत साबित कर देंगे, इसका मतलब कि लोकसभा में आपका विश्वास बहाल है, तो आपकी सरकार चलेगी। अगर नहीं कर पाएंगे साबित तो गिर जाएगी। तो अमूमन 1 महीने का वक्त दे दिया जाता है। तो कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि इसलिए कि किसी को भी लोकसभा में बहुमत नहीं है, तो एक प्रोसेस क्या हो सकता है कि भाई पहले बहुमत जो साबित कर देगा लोकसभा में, उसके बाद प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी। लेकिन प्रधानमंत्री ऐसा पद है जिसको खाली तो नहीं रखा जा सकता। इन कंडीशंस में क्या करना होगा, पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाएगी इस संभावना पर कि किसका दावा है, उन दावों में कितना दम है, कौन लोकसभा में अपना बहुमत साबित कर सकता है, वो कोई दल हो या फिर गठबंधन हो। फिर जब प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, तो ये टाइम फ्रेम में, और ये सब संविधान में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो एक समय सीमा के भीतर इनको क्या करना होगा, लोकसभा में अपना बहुमत पेश करना होगा, बहुमत अपना साबित करना होगा। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी आईक्यू वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, मतलब वो लोकसभा का भी सदस्य होता है और राज्यसभा का भी हो सकता है। जैसे आप जानते हैं मनमोहन सिंह जी को, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो वो लोकसभा के सदस्य नहीं थे। लेकिन आमतौर पर क्या होना चाहिए, आमतौर पर होना यही चाहिए कि हमेशा प्रधानमंत्री को लोकसभा में चुनकर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री का जो पद है वो जनाधार का नेतृत्व करने वाला पद है। और हमने क्या देखा है कि भाई सरकार, मंत्रिपरिषद को
किसके प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व है? लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व है। तो हर हाल में प्रधानमंत्री चुनकर आना चाहिए लोकसभा में, और लोकसभा के नेता के तौर पर उसको होना चाहिए, क्योंकि वो जिस भी सदन में रहेगा सदन के नेता के तौर पर रहेगा। ठीक है। लेकिन अब जैसे राज्यसभा के मेंबर रहे मनमोहन सिंह, तो सदन का नेता होता है वो जिस भी सदन में रहेगा उसका नेता होगा। ठीक। लेकिन ध्यान रखिए कि कई आपके किताब में भी लिखा हुआ है सिर्फ लोकसभा के बारे में कि लोकसभा का नेता होता है, लेकिन अगर वो राज्यसभा का मेंबर है तो फिर राज्यसभा का नेता होगा, उस सदन का नेता होगा। लेकिन अगर बात करें क्या होना चाहिए, सैद्धांतिक तौर पर क्या जरूरत है, ठीक है, व्यवहारिक तौर पर क्या जरूरत है, तो होना ये चाहिए कि जो प्रधानमंत्री है वो लोकसभा में चुन के आए, न कि राज्यसभा में। ठीक है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। अब एक सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ अलग से कहीं मेंशन है? जैसे हमने देखा था कि संविधान में जब हम बेयर एक्ट देख रहे थे कि प्रेसिडेंट के लिए मेंशन है कि प्रेसिडेंट का क्या होगा शपथ, वाइस प्रेसिडेंट का भी मेंशन है, और हमने देखा था ये दोनों सेम नहीं है, दोनों में अंतर है। तो सवाल ये है कि क्या प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई अलग से इस तरह से लिखा हुआ है कि मैं लिख के दिखाया हुआ हो कि भाई भारत का प्रधानमंत्री इस तरह से शपथ दिलाया जाएगा? ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री का शपथ वही है जो केंद्रीय मंत्री का है, संघ के मंत्री का है, और ये हमने कहां देखा था? शेड्यूल 3 में, यानी तीसरी अनुसूची में दो तरह के शपथ दिए गए हैं, एक तो पद की शपथ दिलाना और दूसरा है गोपनीयता की। ध्यान रखिए कि गोपनीयता की शपथ का मतलब क्या हुआ कि भाई मेरे विचार के लिए जो चीजें आएंगी मैं कहीं और प्रकट नहीं करूंगा, ये गोपनीयता की शपथ है, और मैं श्रद्धापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करूंगा, ये वाला शपथ हो गया पद की शपथ। तो पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई जाती है मंत्री को भी, और यही सेम जो संघ के मंत्री का शपथ है यही प्रधानमंत्री भी शपथ ग्रहण करते हैं। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी प्लेजर पर रहता है प्रधानमंत्री। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह नहीं हुआ कि राष्ट्रपति का जिस दिन मूड खराब हुआ उस दिन प्रधानमंत्री को हटा देगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब हुआ कि लोकसभा में उसका विश्वास बना रहना चाहिए। ठीक है। लोकसभा में जो सामूहिक उत्तरदायित्व, उसको हम लोग बाद में देखेंगे टेक्निकल टर्म को, लोकसभा में उसका बहुमत बना रहना चाहिए। अगर वहां उसने विश्वास खो दिया तो फिर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो पद पर है। इसका मतलब लोकसभा में अगर विश्वास खो दिया, बहुमत खो दिया, तो फिर उसकी सरकार गिर जाएगी, और जब उसकी सरकार गिर जाएगी तो तुरंत इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं दायित्व। मंत्रिपरिषद के संबंध में क्या क्या शक्तियां एवं दायित्व हैं, उसके पहले थोड़ा सा मंत्रिपरिषद को लेकर एक बात समझ लेते हैं कि क्या पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है। अगर मंत्रिपरिषद के स्ट्रक्चर की बात करें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें, तो सबसे पहला रैंक आता है कैबिनेट मिनिस्टर्स का। मतलब अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ही वरीयता के हिसाब से देख लें तो एक नंबर पर आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है। फिर आते हैं, हिंदी में लिखना पड़ेगा ना भाई, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। ठीक है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट, स्वतंत्र प्रभार। फिर आता है राज्य मंत्री, फिर आता है डेप्यूटी मिनिस्टर या फिर उपमंत्री, जो जनरली अब प्रैक्टिस में नहीं है।
उसके बाद अगर पांचवा भी देखें तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी होता है, यानी संसदीय सचिव। ठीक है, तो जनरली ये 3 लेवल अगर देखेंगे तो आप हमेशा सुनते होंगे इन 3 लेवल के बारे में, इन 2 लेवल के बारे में शायद नहीं सुनते होंगे, ये बहुत पहले प्रैक्टिस में था। कैबिनेट मिनिस्टर्स सबसे ऊपर हैं, मतलब एक पूरा मंत्रिपरिषद हुआ, एक बड़ा गोला, उसके बीच में एक छोटा गोला, ये हो गया आपका मंत्रिपरिषद। ठीक है, इसमें एक और गोला बनाइए, ये है आपका कैबिनेट। अब जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो कैबिनेट के भीतर होते हैं, और कैबिनेट में बड़े बड़े कद के जो मंत्री होते हैं और बड़े बड़े विभाग जिनके अंडर में रहते हैं वो होते हैं, जैसे रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ये सब वित्त मंत्रालय, ये सब क्या हैं, बहुत बड़े मंत्रालय हैं। तो इन सब के जो प्रभारी हैं, रेल मंत्रालय, ठीक है, एनर्जी को लेकर जितने बड़े मंत्रालय हैं, सड़क एवं परिवहन को लेकर जो मंत्रालय है, तो ये सारे मंत्रालय जो होते हैं, बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स होते हैं, बड़े विभागों को हैंडल करते हैं खुद से, वो सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, लेकिन ये पूरे मंत्रिपरिषद के भीतर एक हिस्से में है। इसी तरीके से यहां एक और गोला बनाइए, ये है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का मतलब यह हुआ कि ये ऐसे तो कैबिनेट से बाहर होते हैं, कैबिनेट में शामिल नहीं है, ये कैबिनेट से अलग है, लेकिन बीच बीच में इनको कैबिनेट की बैठकों में बुलाया जाता है। जब जब इनके विभाग को लेकर कोई बात आती है तो यहां इनको कैबिनेट की बैठक में बुला लिया जाता है। दोनों में खास बात यह है कि कैबिनेट मंत्री जो है, कैबिनेट मिनिस्टर है, ये स्वतंत्र तौर पर काम करता है, इसके नीचे पूरी व्यवस्था बनी रहती है और इसके कहने पर सारी चीजें चलती हैं। ये डिसीजन मेकिंग लेवल पर है। ठीक है, यही चीजें तय करता है, प्रधानमंत्री के साथ बैठता है। कैबिनेट की बैठक मतलब प्रधानमंत्री और कैबिनेट के जो महत्वपूर्ण लोग हैं वो एक साथ बैठ रहे हैं और डिसीजन ले रहे हैं। राज्य मंत्री जनरली कैबिनेट की बैठक में नहीं आ रहे हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले। क्यों? क्योंकि राज्य मंत्री जो हैं ये अपना स्वतंत्र प्रभार में है, यानी दोनों में सिमिलरिटी ये है कि ये कैबिनेट मंत्री भी किसी के अंडर में काम नहीं कर रहा है और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी किसी के अंडर में काम नहीं कर रहा है, दोनों ही स्वतंत्र हैं, अपना विभाग अपने संभालना, उनके ऊपर फिलहाल कोई नहीं है। तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और कैबिनेट मंत्री में सिमिलरिटी ये है, बस ये है कि कैबिनेट मिनिस्टर मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल, फर्स्ट लेवल जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के भीतर, वो है कैबिनेट मिनिस्टर्स का, जिसमें सारे बड़े और महत्वपूर्ण मंत्रालय शामिल हैं, विभाग शामिल हैं, उनके मुखिया शामिल हैं। और ये लोग कैबिनेट की बैठक में, आपने सुना होगा ना कि कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिया गया, तो ये कैबिनेट की बैठक वही होता है कि बहुत ही लिमिटेड, अगर मान लीजिए 70-75 ओवरऑल हाइपोथेटिकली अगर कहें कि 70 या 75 लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल हैं, तो फिर 15, 17, 20 के करीब 15 से 20 लोग हैं जो कि कैबिनेट के मेंबर्स हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब तीसरा लेवल है राज्य मंत्री का। ध्यान रखिए, ये भी राज्य मंत्री है और ये भी राज्य मंत्री है, दोनों में अंतर क्या है? राज्य मंत्री में लिखा हुआ है स्वतंत्र प्रभार और इसमें नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो राज्य मंत्री है ये अपना विभाग खुद से संभाल रहा है, ये किसी कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में काम नहीं कर रहा है। लेकिन ये जो राज्य मंत्री है ये अपना विभाग खुद से नहीं संभाल रहा है, बल्कि ये किसी न किसी कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में काम कर रहा है। ठीक है, किसी न किसी कैबिनेट मिनिस्टर के साथ उसको अटैच किया गया है, तो ये स्वतंत्र प्रभार वाला नहीं है।
ये अभी अब बहुत यंग लोग होते हैं, मिनिस्ट्री में आ गए, उनको सीखना भी तो होता है ना, ये बहुत अनुभव का काम है। इसी तरीके से एक लेवल है उप मंत्री का, जो अब जनरली नहीं है, तो या डिप्टी मिनिस्टर का। ये भी एक तरीके से ट्रेनी जो लोग हैं, ट्रेनी तरीके के जो मिनिस्टर्स होते हैं, जिनकी ट्रेनिंग होते रहती है, किसी न किसी जगह अटैच कर देते हैं, वैसा बनाया गया था। 15% कैबिनेट मिनिस्टर की बात नहीं हो रही है, 15% जो साइज है वो है लोकसभा के कुल सदस्य का 15% मंत्रिपरिषद हो सकती है। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज जो होगा, लोकसभा के कुल सदस्य जो हैं उनके 15% मेंबर मैक्सिमम जो होंगे, मैक्सिमम 15% मेंबर्स को बनाया जा सकता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में शामिल किया जा सकता है, यानी मंत्री बन सकते हैं। ठीक, वो कैबिनेट नहीं है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। ये भी कब लागू हुआ? ये 91वें संविधान संशोधन अधिनियम से लागू हुआ 2003 में। यानी 91वां संविधान संशोधन के पहले जितने चाहे मेंबर्स उतने मिनिस्टर्स बना सकते थे, लेकिन आज की तारीख में 2003 में 91वें संविधान संशोधन के बाद लोकसभा के सदस्य का कुल सदस्य का 15% मैक्सिमम हम बना सकते हैं मिनिस्टर्स। ठीक है, तो मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज अब कैप्ड हो गया है, कैपिंग लग गई है उस पर। ठीक है, तो ये एक हो गया, आपको ओवरव्यू मिल गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में क्या क्या चीजें शामिल हैं और अंतर क्या क्या है। तो इसमें आपको समझ में आ गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो सबसे मजबूत हिस्सा है वो है कैबिनेट, और कैबिनेट मंत्रिमंडल जो है वही सारे डिसीजंस लेता है, और इसका प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री की शक्तियों को अगर देखेंगे मंत्रिपरिषद के संबंध में, तो पहला चीज है मंत्री की नियुक्ति की सिफारिश कौन करता है? 75 में हमने क्या देखा? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। यानी मंत्रियों की नियुक्ति की सिफारिश राष्ट्रपति को कौन करता है? प्रधानमंत्री। पहली चीज, किसको क्या मंत्रालय देना है, किसको क्या काम देना है, यह सब कौन तय करता है? प्रधानमंत्री। देखा होगा ना आपने कि भाई किसको गृह मंत्रालय मिलेगा, किसको वित्त मंत्रालय मिलेगा, तो ये कौन तय करता है? प्रधानमंत्री तय करता है। प्रधानमंत्री अकेला हीरो है। मंत्री को हटाने का फैसला, मंत्री को हटाने के लिए दो तरीका हो सकता है कि भाई एक तो ये हो गया, क्योंकि मंत्री भी जो होते हैं किसके प्रसाद पर्यंत हैं? राष्ट्रपति के प्लेजर पर हैं, प्रसाद पर्यंत। तो मंत्री को अगर हटाना है तो वो मंत्री से बोलेगा भाई त्यागपत्र दे दो, रिजाइन दे दो। मान लीजिए कि कैबिनेट का या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कोई फैसला है, मंत्रिपरिषद का या कैबिनेट का कोई फैसला है, कैबिनेट के ही फैसले में इस फैसले से किसी मंत्री को ऐतराज है, तो मंत्री कहेगा कि भाई ये इससे मैं अग्री नहीं हूं, मैं सहमत नहीं हूं, तो प्रधानमंत्री को पूरा राइट है कि भाई आप ऐसा कीजिए, रिजाइन कर दीजिए। क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होगा, कैबिनेट क्या होगा, किसको कैबिनेट मिनिस्टर बनाना है, किसको राज्य मंत्री बनाना है स्वतंत्र प्रभार, किसको राज्य मंत्री केवल बनाना है, किसको उप मंत्री बनाना है, ये सारे डिसीजंस क्या हैं, किसके अंडर में है? प्रधानमंत्री के अंडर में। प्रधानमंत्री को तय करना है। और मंत्री सामूहिक रूप से अगर उत्तरदायित्व का मामला है, तो इसका एक मतलब यह भी है ना कि आप सरकार के फैसलों के साथ सहमति दिखाएंगे। अगर नहीं दिखाएंगे, प्रधानमंत्री आपसे ये अपेक्षा रख सकता है कि भाई आप अपना रेजिग्नेशन कर दीजिए, स्टेप डाउन हो जाइए, बाहर चले जाइए। ठीक है, मान लीजिए कि दोनों कंडीशन नहीं हुआ, हो सकता है ये मंत्री साहब सरकार के फैसले से सहमत भी नहीं है, कैबिनेट के फैसले से, और इन्होंने पीएम के कहने पर रिजाइन भी नहीं दिया, तो मंत्री को हटाने के लिए सिफारिश कौन करेगा? क्योंकि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, इसका मतलब क्या हुआ? प्रधानमंत्री सिफारिश कर देगा कि भाई इनको हटा दीजिए, राष्ट्रपति पद से हटा देगा। मंत्रिपरिषद की बैठक हो
यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हो, कैबिनेट की बैठक हो, सबकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तो ये भी उसके दायित्व और शक्तियों में हो गया, कार्यों में हो गया। मंत्रिपरिषद में ये एक समन्वयकर्ता की भी भूमिका निभाता है। समन्वयकर्ता मतलब कोऑर्डिनेशन का काम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। भाई इतने बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं पार्टी के भीतर, आप देखते हैं ना, जैसे बीजेपी है, बीजेपी के भीतर कितनी सारी चीजें चलती रहती हैं, बड़े बड़े कद के नेता हैं, आपस में उनका क्लैश चल रहा है। उसी में से कई सारे बड़े नेता एक एक मिनिस्ट्री के मिनिस्टर्स हैं, उसमें भी इंटरनली कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। कोई एक काम होता है तो जैसे किसी मान लीजिए डेवलपमेंट का काम हो तो उसमें सड़क की जरूरत पड़ेगी, परिवहन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। एक किसी प्रोजेक्ट पर ही अगर काम करना हो तो कितने सारे डिपार्टमेंट्स की इसमें जरूरत पड़ती है, कितने सारे मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऊर्जा में भी अब किस तरह के मंत्रालय की जरूरत है? कोयला मंत्रालय की जरूरत है, ठीक है, या फिर पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय की जरूरत है। परिवहन में भी किस तरह की जरूरत है? सड़क की जरूरत है या फिर किसी और माध्यम की जरूरत है? तो बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट्स हो जाते हैं, और जब बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट्स होंगे तो सबका बजट एलोकेशन होगा, सबको पैसे चाहिए, ठीक है, हर डिपार्टमेंट में किसी प्रोजेक्ट के अंडर तो पैसा चाहिए, तो फिर इसमें आपस में खींचतान भी होगी। इस कंडीशन में ये समन्वय कैसे होगा? इस समन्वय को साधने के लिए प्रधानमंत्री बीच में बैठा रहता है, सेंटर में बैठा रहता है कि भाई कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट ना हो। वो निर्देश दे देता है कि ऐसा करना है, इस तरीके से करना है, तुम 5 पैसा अभी कम लगाओ, तुम्हारा 5 पैसे का इंतजाम हम बाद में कर देंगे। तो एक लीडर की जो भूमिका होती है उसमें समन्वय भी होता है। तो मंत्रिपरिषद में समन्वयकर्ता जो है वो भी प्रधानमंत्री जो है वो काम भी करता है। अब ये तो मैंने बता दिया कि पद से अगर त्यागपत्र दे, अच्छा मान लीजिए कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसने पद से त्यागपत्र दे दिया और किसी मिनिस्टर ने पद से त्यागपत्र दे दिया, तो दोनों में क्या अंतर है? अगर प्राइम मिनिस्टर ने पद से त्याग दिया तो क्या होगा, और किसी मंत्री ने पद त्याग दिया मतलब रिजाइन कर दिया। मंत्री ने रिजाइन कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस रिजाइन के बाद वो विभाग या मंत्रालय किसको मिल जाएगा? किसी और को, जिसको प्रधानमंत्री चाहे। लेकिन प्रधानमंत्री ने अगर रिजाइन कर दिया तो मंत्रिपरिषद स्वतः डिसॉल्व हो जाएगी, स्वतः विघटित हो जाएगी, ठीक है, मतलब सरकार गिर गई। अगर प्रधानमंत्री का रिजाइन आ गया तो फिर मंत्रिपरिषद स्वतः डिसॉल्व है, खुद से डिसॉल्व हो जाएगी। इसका मतलब सरकार एग्जिस्ट नहीं करती, किसी नए व्यक्ति को बुलाना पड़ेगा प्रधानमंत्री के तौर पर, और वो अपनी मंत्रिपरिषद चुनेगा और फिर ये प्रक्रिया चलाई जाएगी, ठीक है। चलिए, राष्ट्रपति के संबंध में हमने अनुच्छेद 78 पढ़ा है, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहला तो संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक जो भी प्रपोजल्स हैं, प्रस्तावनाओं संबंधित राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के जो भी विनिश्चय हैं वो सूचित करना प्रधानमंत्री का दायित्व है। हमने आर्टिकल 78 में पढ़ा था बेयर एक्ट से, ठीक, कि संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक जो भी लेजिस्लेटिव जो भी प्रपोजल्स हैं उससे संबंधित जो भी मंत्रिपरिषद का निर्णय होगा, विनिश्चय होगा, वो राष्ट्रपति को सूचित करना प्रधानमंत्री का दायित्व है। दूसरा, राष्ट्रपति अगर इन विषयों में कोई जानकारी मांगे, सूचना मांगे, तो वो सूचना देना भी प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, 78 का ख, ठीक है। और किसी विषय पर जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है लेकिन मंत्रिपरिषद के सामने उसको विचार के लिए नहीं रखा गया है, तो राष्ट्रपति ये अपेक्षा कर सकता है प्रधानमंत्री से कि उस विषय को मंत्रिपरिषद के सामने विचार के लिए रखा जाए, और प्रधानमंत्री का दायित्व है कि उसको मंत्रिपरिषद के सामने विचार के लिए रखे, ठीक है। संसद के संबंध में
संसद का सत्र आहूत करना और सत्र अवसान करना हमने किसकी जिम्मेदारी पढ़ी थी, किसका कार्य पढ़ा था? राष्ट्रपति का। लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि राष्ट्रपति खुद से नहीं करता। संसद का सत्र बुलाना हो या फिर उसका अवसान करना हो, दोनों ही सलाह देना किसका काम है? प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री तय करता है कि कब से संसद का सत्र आहूत होगा, बुलाया जाएगा, और कब से संसद का सत्र अवसान होगा। ठीक है। लोकसभा विघटित करने का परामर्श कभी भी प्रधानमंत्री दे सकता है। अब आप पूछेंगे कि तब भी दे सकता है जब मेजॉरिटी में? हाँ, दे सकता है। लोकसभा विघटित करने का उसका अपना फैसला है, लेकिन सवाल है कि किसी मेजॉरिटी की सरकार में ऐसा क्यों होगा कि वो लोकसभा विघटित करने का फैसला मतलब परामर्श दे? भाई फ्रेश इलेक्शन क्यों कराएगा जब तक टर्म पूरा ना हो? तो लेकिन लोकसभा विघटित करने का परामर्श वो दे सकता है। संसद के पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करना भी प्रधानमंत्री का काम है। अन्य शक्तियां, आपने सुना ही होगा कि योजना आयोग में का अध्यक्ष शुरू से कौन है? प्राइम मिनिस्टर। उसके बदले जो आयोग काम कर रहा है वो नीति आयोग, उसका भी अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, इन सब का अध्यक्ष डिफैक्टो जो उसका चेयरमैन है या प्रेसिडेंट है वो कौन है? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये चलता है। इसके अलावा विदेश नीति में इसकी महत्वपूर्ण योगदान होता है इसका, प्रधानमंत्री का। भाई विदेश नीति के लिए ठीक है विदेश विभाग है, विदेश मंत्रालय है, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री की भूमिका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इंटरनेशनल अटेंशन या इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की छवि को बरकरार रखना, उन डिसीजंस को लेना, वो सिर्फ विदेश मंत्रालय नहीं ले सकता है। इनफैक्ट कैबिनेट का जो पूरा कॉन्सेप्ट ही इसलिए है क्योंकि कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पर सिर्फ एक मंत्री फैसला नहीं ले सकता। जैसे आपको क्या लग रहा है कि अगर पाकिस्तान के साथ कोई तनातनी चल रही है या पाकिस्तान के साथ कोई इशू चल रहा है या फिर रूस और यूक्रेन पर जो स्थिति है, रूस यूक्रेन के बीच अगर लड़ाई चल रही है और उसमें भारत को अपना स्टैंड क्लियर करना है, तो क्या ये सिर्फ विदेश विभाग लेता होगा या फिर कैबिनेट की बैठक में फैसले का मतलब क्या हुआ? कैबिनेट की बैठक में कोई फैसला लेने का मतलब हुआ कि कैबिनेट के सभी सीनियर मेंबर्स मिलकर एक सामूहिक रूप से राय मशविरा करके निर्णय लेते हैं। ठीक है। तो जैसे आप काम करते हैं उसी तरीके से राय सलाह मशविरा के बल पर यह काम होता है। तो इसका जो महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? फाइनली प्रधानमंत्री है, जो विदेश नीति को तय करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। संसद के संबंध में पढ़ लिया आपने, ठीक है, और अन्य शक्तियां भी पढ़ लिया आपने। तो आज आपने बिना उसके पढ़ा बेयर एक्ट के। अब जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए कि बेयर एक्ट की जरूरत लगी आज या फिर लगा कि ठीक है चल जाएगा काम। चलिए कल मिलते हैं। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है? स्टडी आईक्यू वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।